हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 7। ठीक है, इसके अन्य पार्ट देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अर्जुन क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है सेलों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें श्रेणी क्रम संयोजन अपन पढ़ चुके पिछली क्लास में। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देखें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी कि सेलों को पैरेलल में अपन कैसे कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप देख सकें हमारे आने वाले हर एजुकेशनल वीडियो बिल्कुल फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसमें अपन क्या करते हैं, सेलों को इस तरह से जोड़ते हैं कि सब सेलों के यानी कि सभी सेलों के सिरे किन्हीं दो पॉइंट्स पे रहते हैं। जैसे ये सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते सेल नंबर n। यहाँ अपन n सेल को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो सबके जो सिरे होंगे वो किन्हीं दो सेम पॉइंट पे यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट, यानी सबके सिरे सेम जगह मिल रहे होंगे। ऐसे संयोजन को अपन बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो अपने को पता है एक सेल में क्या क्या चीज़ें होती है, एक ईएमएफ और एक होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध R। ठीक है, यहाँ चूँकि अपन सभी जो सेल है वो एक जैसे ले रहे हैं तो यहाँ इसका भी E होगा और इसका भी आंतरिक प्रतिरोध R, E आंतरिक प्रतिरोध R। ठीक है, E और R। ठीक है, तो ये बात होगी सेलों की। n सेल जोड़ रखे हैं समांतर क्रम में जो सभी एक जैसे हैं, जिनका जो विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। और ये संयोजन, पूरा संयोजन किसी बाह्य लोड प्रतिरोध R या बाह्य प्रतिरोध या लोड रेजिस्टेंस R से जोड़ रखा है। ये अपन क्यों जोड़ते हैं मैं पहले बता चुका, क्योंकि अपने को ये क्या होता है एक्चुअल में, ये होता है जैसे कोई बल्ब वगैरह है। ठीक है, तो उसमें अपने क्या चाहिए, करंट। तो यहाँ अपन सेलों से करंट लेंगे, सेलों से करंट मान लो I बह रही है। ठीक है, तो यहाँ अपने को इसमें क्या निकालना है, फाइनली करंट निकालनी है। ठीक है, R जोड़ रखा है और ये कॉम्बिनेशन जोड़ रखा है और अपने को करंट निकालनी है। ठीक है, तो करंट अपन जानते हैं ओम के नियम से। ओम ने क्या कहा था, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो करंट इज इक्वल टू V बाई R। यहाँ V क्या है, E नेट, यानी सभी सेलों का जो ईएमएफ होगा उसका नेट ईएमएफ, और R टोटल प्रतिरोध। ठीक है, तो अपने को I तो निकालना है और ये अपन निकाल सकते हैं इससे। तो जब ये दोनों चीज़ें अपने पास मान लो है तो अपन ये निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं ये ई नेट और टोटल प्रतिरोध। ठीक है, अगर ये आ गई फिर तो धारा आ ही जाएगी। तो संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ ई नेट ई होता है। क्यों, ये अपने को याद नहीं रखना है, अभी समझेंगे अपन। देखो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ एक तरीके से क्या होता है, विभवांतर होता है। ईएमएफ एक तरीके से क्या होता है, विभवांतर। और विभवांतर नाम से पता लग रहा है विभव में अंतर। ठीक है, यानी कि दो पॉइंट दे रखे होंगे, इसमें मान लो विभव VA है, इसमें VB है, तो VA माइनस VB ये जो होगा ये होगा विभवांतर। यानी दो पॉइंट के विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं और वो विभवांतर ही ईएमएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो A और B दो पॉइंट दे रखे हैं, इसके और इसके विभव में अंतर को विभवांतर बोलते हैं और वही विभवांतर ईएमएफ होता है। तो सारे जो सेल जुड़ रखे हैं वो सेम पॉइंट से जुड़े हैं, यानी कि एक बात तो क्लियर होगी, सबका विभव जो है, जो विभवांतर जब सेम है, क्योंकि दो पॉइंट तो सेम है तो विभवांतर सेम है, विभवांतर सेम है तो इसमें जो ईएमएफ है वो E होगा, E दे रखा है, तो जो विभवांतर जो होगा वो E के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात।
कि पॉइंट सेम है जब, तो इनमें जो विभवांतर होगा वो ई के बराबर होगा, क्योंकि ये जो शाखा है वो ए और बी पॉइंट से जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये शाखा है जो ये भी सेम पॉइंट से जुड़ी है, तो इसका भी विभवांतर ई, ठीक है, इसका ई, सारा ई, ठीक है। और फाइनली जो लोड प्रतिरोध जोड़ रखा है वो भी सेम पॉइंट से जुड़ा है। तो कुल मिला के बात ये हुई, जो ई नेट होता है समांतर क्रम में, वो हमेशा किसी एक सेल के ई के यानी ईएमएफ के बराबर होता है, ठीक है। तो ई नेट को अपन लिख सकते हैं ई के बराबर, ई नेट इज इक्वल टू एक सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ। ये बात अगर समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, चलो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ से अपने क्या देखनी है, टोटल रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध क्या होगा, एक तो इन सभी का प्रतिरोध प्लस ये प्रतिरोध, ठीक है। तो इन सभी का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे अपन, क्योंकि ये सब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। जब समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो अपन ने पीछे पढ़ा है। चलो मैं अभी लिए निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, मान लो ये सब ऐसे जुड़े हुए हैं, ए और बी से, सब आर, ठीक है। सब किस में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में ऐसा बनेगा। अब इसमें टोटल प्रतिरोध क्या होगा, 1/r इज इक्वल टू, आर क्या, रिजल्टेंट, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। ये मान लो ये पहला है, दूसरा, तीसरा, और ये बढ़ते बढ़ते n तक, यानी कि ये n तक जा रहे हैं। टोटल जो जोड़ रखे हैं वो कितने हैं, n, तो प्लस 1/r, ये n बार जा रहा है। तो क्या आएगा, तो इसको अपन नीचे r ले लेते हैं, ठीक है। r कॉमन, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कहाँ तक जाएगा, n। तो जो टोटल आएगा वो आएगा n/r। ये क्या आएगा, 1/r रिजल्टेंट। तो अपने क्या चाहिए, r रिजल्टेंट। तो r रिजल्टेंट आ जाएगा इज इक्वल टू, उल्टा कर दो, 1/r रिजल्टेंट है n/r, तो r रिजल्टेंट हो जाएगा r/n, ठीक है। तो ये r/n क्या आया, सिर्फ आंतरिक प्रतिरोधों का टोटल आया। लेकिन प्रतिरोध अपन जानते हैं कि एक बाहर और भी जुड़ा है, लेकिन ये भी जानते हैं कि इन सब के श्रेणी में जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि जो करंट इसमें बहेगी वही इसमें इन सब में बहेगी, ठीक है। तो जो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा यानी कि पूरे सर्किट का, वो हो जाएगा R टोटल इज इक्वल टू R प्लस R, यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध रिजल्टेंट, R प्लस ये क्या है, R/n। तो टोटल प्रतिरोध आ गया R प्लस R/n, और जो आंतरिक प्रतिरोध था उसका रिजल्टेंट आ गया R/n। तो R/n आंतरिक प्रतिरोधों का रिजल्टेंट, और जो टोटल प्रतिरोध आ गया R प्लस R/n, ठीक है। तो अब अपन जब प्रतिरोध और ईएमएफ आ गया तो अब अपन करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा यानी I करंट, वो होगी ई नेट अपॉन आर टोटल। ई नेट अपन ने देखा समांतर क्रम में ई के बराबर ही होता है, किसी एक सेल के विभव के बराबर, अपॉन आर टोटल अभी निकाला आर प्लस R/n। तो इसको सॉल्व करने पर जो करंट है वो आ गई NE/NR प्लस R, ठीक है। तो इसमें अपने को इतना करना होता है। अब अपन दोनों में कंपैरिजन देखते हैं, यानी कि जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा श्रेणी क्रम और आज पढ़ा समांतर क्रम, इनको अपन कब कौन सा यूज लेंगे, ठीक है, ये अपन पढ़ते हैं।
तो देखते हैं एक बात कि श्रेणी क्रम में अपन ने पढ़ा तो करंट ये आई थी, अगर आपको याद हो तो। अगर नहीं याद है तो आप उसको एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। और समांतर क्रम में अभी अपन देख ही रहे हैं, करंट है जो ये आई है, ठीक है। तो देखो इन दोनों में से अपन कब कौन सा यूज़ लेंगे वो अपन केसेस देखते हैं कुछ। पहला केस लेते हैं जब R यानी कि जो बाह्य प्रतिरोध है वो ग्रेटर 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 यानी कि बहुत ज़्यादा हो आंतरिक प्रतिरोध से। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो बाह्य प्रतिरोध है, लोड प्रतिरोध, वो बहुत ज़्यादा है आंतरिक प्रतिरोध से। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अपन इसकी तुलना में 0 मान सकते हैं, लगभग 0, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में इसको जोड़ना लगभग उसका इफेक्ट 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिर्फ इसको अपन हटा सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं इसको अपन हटा सकते हैं। तो जो इसको मान लो हटा दिया तो करंट क्या आएगी, NE/R, क्योंकि वो नीचे तो वो हट गया, 0 हो गया, तो NE/R। तो NE/R को अपन क्या लिख सकते हैं, N इंटू एक सेल से प्रवाहित धारा। एक सेल से धारा कितनी प्रवाहित होगी, E/R, ठीक है। तो ये यूजफुल है, यानी कि इसमें जो धारा बह रही है, अपने को जो धारा मिलेगी वो कितनी मिलेगी, एक सेल से जो धारा मिल रही है अपने को उससे n गुना, यानी कि जितने सेल ज़्यादा लगाएंगे उतनी धारा ज़्यादा मिलेगी, यानी कि ये यूजफुल है। तो इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी पहले चारों देखते हैं अपन केसेस, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ तब मान लो बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा हो आंतरिक प्रतिरोध से, तब क्या होगा, ये इसको 0 मान लो तो क्या होगा, NE/NR, क्योंकि ये तो लगभग 0 है। तो क्या बच गया, N से N कट गया, E/R, जो कि क्या है, E/R एक सेल से प्रवाहित धारा। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि जब इतने सेलों को जोड़ा फिर भी धारा अपने को एक सेल से जोड़ने पर जो मिलती उतनी मिल रही है, यानी कि ये यूज़फुल नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे तो अपन कभी जोड़ेंगे ही नहीं। नेक्स्ट केस देखते हैं, जब इसका उल्टा हो, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो बाह्य प्रतिरोध से। आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा हो बाह्य प्रतिरोध, तो इसको अपन लगभग 0 मान लेंगे, यानी कि इसको हर तरफ हटा देंगे फॉर्मूले में से। तो इसको हटाने पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 0 मान लो तो NE/NR, NE/NR, N से N कट गया, E/R एक सेल से प्रवाहित धारा, यानी कि इतना जोड़ा फिर भी धारा अपने को क्या मिल रही है, E/R, जो कि एक सेल से भी मिल सकती थी अपने को। तो अपन ये भी यूज़ नहीं लेंगे, ये भी यूज़फुल नहीं है। तो ऐसा भी अपन संयोजन कभी नहीं करेंगे। फिर है जब यही कंडीशन समांतर क्रम में लगाएं, समांतर क्रम में लगाएंगे तो क्या होगा, R को 0 कर दो, R को 0 करेंगे तो NE/R बच जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, N इंटू एक सेल से प्रवाहित धारा, यानी कि ये भी कितनी धारा दे रहा है, जितने सेल ज़्यादा लेंगे उतनी धारा ज़्यादा है, यानी N गुना धारा दे रहा है। तो ये भी यूज़फुल है। तो अपने को सिर्फ 2 कंडीशन यूज़फुल हुई, ठीक है। तो ये कहानी अगर आपको समझ में आई है तो आपको ये 2 चीज़ें याद रख लेनी है बस। पहली चीज़ कि जब बाह्य प्रतिरोध यानी कि R, बड़ा R बहुत ज़्यादा हो आंतरिक प्रतिरोध यानी छोटा r से, तब अपन श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे। और जब इसका उल्टा हो, यानी कि छोटा r ज़्यादा हो बड़े r से, यानी बाह्य प्रतिरोध से आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो, तब समांतर क्रम यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये अगर आपको कहानी समझ में आई है तो आप ये आसानी से कर लेंगे, अगर नहीं भी आई है तो आप इसको याद रख लें। अगर ये अभी तक आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगा। लेकिन जो जैसा मैंने समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया। करना कुछ भी नहीं है, जब ग्रेटर देन R है, R मतलब बहुत ज़्यादा है तो इसको नगण्य मान लेंगे, जब ये ज़्यादा है तो इसको नगण्य मान लेंगे, ठीक है। तो आ ही जाएगी धारा, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। कुछ भी डाउट रह गया हो कमेंट करके पूछ लेना।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, ताकि वो भी समझ सके। और अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और वीडियोस फ्री में देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप जिस वीडियो को देख रहे हो उसके नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बाद सब्सक्राइब बटन के पास में दिए गए बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं, जिससे आप देख सकें हमारे वीडियोज़ सबसे पहले।